नमस्कार, मैं हूं अनुराग। सियासत में कुछ लोग पहचान चुनाव लड़कर बनाते हैं और कुछ लोगों की पहचान संगठनकर्ता से होती है। तो हमारे साथ ऐसे ही भाजपा के कुशल संगठनकर्ता हैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका। सादर प्रणाम, नमस्कार। हम आपसे कुछ सियासी मुद्दों पर चर्चा करें, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए कि एक आम परिवार से निकलकर कैसे आपका सियासी सफर यहाँ तक। देखिए, मैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी हूँ। इस समय अयोध्या के जिले का प्रभारी हूँ। इससे पहले विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति से लेकर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। चुनाव प्रबंधन बीजेपी में 2015 से लेकर 19 तक काम किया। 2019 से लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, अम्बेडकर नगर के जिला महामंत्री, अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या जिले का प्रभारी हूँ और आप सबके साथ मिलकर इस 2024 में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए संकल्पबद्ध होकर हम सब काम कर रहे हैं। मिथिलेश जी, पूरा जीवन आपका अब तक जो राजनीतिक जीवन है संगठनकर्ता के रूप में ही बीता। तो सवाल भी आपसे संगठन से जुड़ा ही पहले करेंगे। ये भाजपा के तमाम जो संगठन से जुड़े लोग थे या नेता थे, उनकी मंशा थी कि लोकसभा चुनाव लड़ें। रितेश पांडे एक झटके में आते हैं और भाजपा से चुनाव लड़ जाते हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा आई है, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए नहीं है, सत्ता के लिए ही काम नहीं करते हैं। हम समाज को परिवर्तन करके गांव गरीब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो समग्र चिंतन है कि भारतीय जनता पार्टी तब तक काम करने वाली है जब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान ना हो जाए। और हम सब कार्यकर्ता उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के संकल्प को लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा कर रहे हैं और गांव गरीब किसान तक सरकार की योजनाएं पहली बार देश की आज़ादी के बाद धरातल पर पहुंची है। अक्सर एक खबरें मीडिया में आती रहती हैं कि संगठन और प्रत्याशी में तालमेल नहीं है और वीर संतोष सिंह जैसे नेता को, जो वीर संतोष जी हैं, उनको यहाँ संगठन का कार्य देखने के लिए आना पड़ा। क्या देखिए, संगठन में सुचारू रूप से कार्यकर्ता काम करते हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पूरे देश के कई लोकसभा क्षेत्रों में जाके कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दे रहे हैं, कैसे हम ज़्यादा सरकार की उपलब्धियां जो है उसको जनता तक पहुंचाएं। और जनता तक पहुंचाने का केवल एक माध्यम है, वो कार्यकर्ता है। और हमारा कार्यकर्ता आज सुचारू रूप से नीचे बूथ तक, जो एक लंबी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो लंबी टीम नीचे तक काम कर रही है। और आज चुनाव की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर जैसे कठिन क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ आज गांव-गांव, बूथ जाकर घर घर संपर्क अभियान कर रहा है और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। इंडिया गठबंधन है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, नौकरी और रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है एक ठगबंधन है और ये आम जनमानस को ठगने का काम किया है। जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष दल हैं, उन्होंने देश पे लंबे समय तक शासन किया है और उन्होंने देश पर जो शासन किया है वो किसी की चिंता नहीं की, केवल अपने लोगों का जेब भरने की कोशिश की। आदरणीय मोदी जी, जो स्वयं पिछड़े जाति के नेता हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो पहली बार देश की आज़ादी के बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन करते हैं। आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन होते हैं और उसके तहत जो हमारे क्रीमी लेयर के कार्यकर लोग थे, जिनकी आय के 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया कि उनको अगर 8 लाख उनकी आय सीमा है तो उनको क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा। दूसरा, इन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार ने जब 2014 में पहली बार सत्ता पर आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गांव, गरीब और किसान के लिए काम करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देकर उस किसान को जो स्वाभिमान के साथ जीता है, स्वाभिमान के साथ मरता है, उसके सम्मान को बढ़ाया है और आज वो किसान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। 6,000 रुपया सालाना देकर उसके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं किसान का दर्द समझ रहा हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का संकट आया पूरे देश में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था की। आज अम्बेडकर नगर में भी 19 लाख से ज़्यादा परिवारों में निःशुल्क राशन का वितरण हो रहा है। अम्बेडकर नगर में 4 लाख से ज़्यादा किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मोदी जी का संकल्प है इस बार 3 करोड़ गरीब परिवारों को उसकी पक्की छत का निर्माण कराया जाएगा। जिले में सिर्फ 3,25,000 किसानों को किसान निधि मिल रही है। और आप बात की है कि मोदी जी बैकवर्ड नेता हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि जिस कार्यालय से, पीएमओ कार्यालय से देश का
संचालन होता है, नीतियां बनाई जाती हैं, उस पूरे कार्यालय में भी एक भी बैकवर्ड का अधिकारी नहीं है। देखिए, ये तो राहुल गांधी की सोच का नतीजा है और इसी नतीजे के कारण से आज पूरे देश में उनकी क्या हश्र है, उस कारण से है। हम जातिवाद की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और ये प्रयास करके 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम हम सब करेंगे। आपकी सरकार कह रहे हैं किसानों की हितैषी है, तो क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी, ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे किसान को के लिए भी गेहूं का मूल्य बढ़ाया, धान के समय में धान का मूल्य बढ़ाया है, यानी जो आवश्यकता है किसान के लिए वो सरकार आगे बढ़ रही है। आज पूरे देश भर में नीम कोटेड यूरिया हमारी सरकार ने लागू करके उन किसानों के जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम किया है। बात अम्बेडकर नगर की करें तो जो रितेश पांडे आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल तक भाजपा वालों ने उनके नीतियों का, कार्यों का विरोध किया। अब जनता के बीच में आप लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जनता सत्ता और सरकार से चलती है। जनता का विश्वास, सरकार पर विश्वास है, यानी जो गांव गरीब का विश्वास मोदी और योगी पर आया है पिछले 10 सालों के अंदर, वो अपने आप में अकल्पनीय है। आज मोदी जी के कारण से गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आंख मूंद कर वो प्रत्याशी नहीं सोच रहा प्रत्याशी कौन है, ये चुनाव वो सोच रहा कि मोदी जी का चुनाव है। जो उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ कहा जाता था, जहां पर अपराधी खुलेआम गुंडई करते थे, आज उत्तर प्रदेश में अपराधी चाहे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया है या वो भगवान के पास पहुंच गया है। ये विश्वास जनता के पास में आज बहु बेटियां उसकी सुरक्षित दिखाई पड़ रही है, तो ये शासन के कारण से और ये विश्वास ही है जनता का जो मोदी जी के साथ खड़े होकर 400 पार का नारा दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जब अम्बेडकर नगर का चुनाव प्रत्याशी नहीं पार्टी के नाम पर लड़ा जाएगा? देखिए, हम पूरे देश भर में ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। ये पूरे देश का चुनाव हम मोदी जी के समर्थन के लिए लड़ रहे हैं। ये पूरे देश का चुनाव हम मोदी जी के फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे प्रत्याशी रितेश पांडे जी हैं और आज तक अभी कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर नगर की आवाज़ को संसद में बुलंद किया है। आप सब उनके वीडियो भी देख रहे होंगे, उनको सुन रहे होंगे। आज अम्बेडकर नगर में पिछले 10 साल के अंदर 386 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क पास हुई। तो निश्चित रूप से एक सांसद के रूप में उनका पिछला रिकॉर्ड भी एक जनमानस के संतुष्टपूर्ण रहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो निश्चित रूप से मोदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने चुनाव में आए और हम सब मोदी जी के साथ हैं। पूरी पार्टी मोदी जी को चुनाव लड़ा रही है और ये प्रत्याशी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता रितेश पांडे है, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता हमारा मोदी है। और ये पूरा चुनाव हम मोदी जी के नाम पर उनके जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। बात विकास की आई सर, तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। विकास के लिए माना जाता है शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर नगर में एक केंद्रीय विद्यालय बनना था, मेरी जानकारी अनुसार 5 साल ज़्यादा हो गए, सरकार ने उसको स्वीकृति दी, लेकिन अभी तक उसकी ज़मीन का चयन नहीं हो पाया। एक सांसद की विफलता है या सरकार की विफलता है, कितनी ज़मीन नहीं दे पाई? देखिए, सरकार की और शासन की विफलता नहीं है, कुछ प्रशासनिक काम में अवरोध उत्पन्न हुआ है। उस अवरोध के कारण से अभी तक ये मामला पेंडिंग है। हमारा जिला 96 में गठित है, 96 से बहुत सी सरकारी 14 तक रही हैं। उन्होंने किसी ने सोचा ही नहीं कि अम्बेडकर नगर में नवोदय विद्यालय होने चाहिए, अम्बेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है और आने वाले समय में अम्बेडकर नगर में हमारी जो केंद्रीय विद्यालय उसका भी संकल्प पूर्ण होगा। अगर जनता ये पूछे, आप जनता के बीच में जाएंगे, पूछे कि आप भाजपा की बात छोड़िए, प्रत्याशी ने 5 साल हमारे बीच में क्या किया है या कौन से विकास कार्य किए हैं, तो क्या उत्तर देंगे आप उसको? देखिए, हम तो सरकार के अम्बेडकर नगर के ही विकास की बात बताएं। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने ये कभी नहीं सोचा है आप किस जाति के हैं, किस धर्म को है, किस मजहब को मानने वाले। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के आधार पर योजना का लाभ दिया। आप किसी भी, हमको वोट नहीं दिया है अगर वो गरीब है, अगर हमको वोट नहीं दिया वो मुस्लिम है, वो हमको वोट नहीं दिया वो यादव है, या वोट नहीं दिया वो किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसको लाभ मिलने की श्रेणी में है, तो हमारी सरकार ने जात पंथ भाषा से ऊपर उठकर उसको लाभ देने का काम किया है। इतना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना में 4 लाख खाते केवल अम्बेडकर नगर में खुले हैं।
यानी 4 लाख खाते खुले हैं, तो निश्चित रूप से 4 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। और वो 4 लाख युवा अपने दम पर, अपने लाभ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर सतर्क है और रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। विपक्ष अक्सर ये कहता है कि बीजेपी उधार के नेताओं के सहारे चल रही है, तो क्या वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा जाता है कि अम्बेडकर नगर में अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी कर पाई? देखिए, हमने सबको स्वीकार करने की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो पोषित है, जो उसको मानने वाला है, वो किसी भी दल में हो, हमारे साथ आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से आप अम्बेडकर नगर में देख रहे होंगे, विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता जो कहीं संघर्ष करते थे, वो बेचारे स्वाभिमान के अपनी जाति के नेता थे, समाज बिरादरी के काम करते थे, आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और वो जुड़ने के कारण से केवल एक ही मिशन है कि आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, उनके विकास जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव में 5 सीट सपा की है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज तारीख में भी 5 विधायक जो हैं सपा के हैं, तो ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा चुनाव के लिए? आज की स्थिति में आप 5 विधायक की बात कर रहे हैं तो आपको खुद आंकड़े होंगे, कई विधायक जो अभी समाजवादी पार्टी की बैठकों में नहीं जा रहे हैं, कई विधायक हैं जो खुलेआम प्रत्याशी से सपा प्रत्याशी के साथ नहीं है। सपा प्रत्याशी के जितने 5 विधायक में कोई विधायक उनके साथ खड़ा होकर नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं उनका संपर्क नहीं है, उनके संगठन में भी दरार है। वो दरार आप सामने दिख रहे हैं, कहीं जिलाध्यक्ष जी कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है। एक योजना रचना विफल है, क्योंकि सबका मन है कि इस बार मोदी सरकार को लाने का संकल्प पूर्ण करना है। आम जनमानस, गांव, गरीब, किसान की मंशा सबके मन में है, इसलिए जो विधायक भी दूसरे दल के हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, और वो निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो जनता तो सर ये भी कह सकती है कि पिता दूसरी पार्टी की सियासत कर रहे हैं, बेटा दूसरी पार्टी सियासत कर रहा है, इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है, तो ऐसे में क्या जवाब देंगे आप? देखिए, 2 चीज़ों को लेकर आप निश्चित रूप से जनता के बीच में और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हम अंतिम व्यक्तित्व के उत्थान तक का संकल्प पूर्ण करेंगे, और उस संकल्प के कारण से जो गांव का गरीब व्यक्ति है, जो ओबीसी है, लोहार, सुनार, कुम्हार, निषाद, जो छोटी छोटी जातियां हैं जो स्वाभिमान के साथ जीती हैं और स्वाभिमान के साथ मरना चाहती हैं, आज मोदी जी के कारण से उनके स्वाभिमान में जो वृद्धि हुई है, उस कारण से वो मोदी जी के साथ है। जब जनता मोदी जी के साथ है तो नेता भी आधे मन से, पूरे मन से कहीं न कहीं मोदी जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। आप छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, तो इस समय छात्रों के सबसे ज़्यादा जो विरोध है पेपर लीक को लेकर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, छात्रों का विरोध पेपर लीक हो रहे हैं इस पर है, लेकिन आप कल्पना करिए 2017 से पहले पेपर आउट होते थे, और पेपर होने के बाद भी एक ही परिवार के एक ही कमरे में बैठकर सूची टाइप होती थी। केवल परीक्षाओं के ही नहीं, पीसीएस जैसे, आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पेपर के जो कैंडिडेट होते थे उनका सिलेक्शन होता था। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर वो किसी एक जाति का होगा, एक परिवार से जुड़ा होगा, तो उसको डंके की चोट पर नौकरी दे दी जाती थी। हमारी सरकार ने ये लागू किया है, पेपर लीक किया, लेकिन अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक भी अपराधी ऐसा नहीं होगा जो इस मामले में दोषी होगा और जेल से बाहर नहीं होगा, उसको कड़ी से दंड दी जाएगा। और उन छात्रों के लिए भी सरकार ने कहा है उनको दोबारा फार्म की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, और ये पेपर लीक हुआ है तो उनके भविष्य के सुरक्षा के लिए हम उन अपराधियों को जेल के सलाखों में भेजकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए किया। अगर हम हमारी पिछली सरकारों को आप देखेंगे, 2017 की पहले की सरकार किस प्रकार से लोगों की भर्ती होती थी, कोई पैसा देकर भर्ती होता था, कोई रिश्तेदार बन के भर्ती कराता था, लेकिन आज सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने लगभग 10 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी, और एक भी नौकरी डंके की चोट पर, मैं कह रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता है कि योगी सरकार और मोदी सरकार में मैंने पैसा देकर नौकरी पाई। आप क्या लगता है सरकार बनेगी एनडीए की? देखिए, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही, मोदी जी का संकल्प है 400 पार, और पूरी जनता कह रही है 400 पार, और इस 400 पार हम सबका संकल्प भी है। और आप देखेंगे उसमें अम्बेडकर नगर का भी एक स्थान है, और मोदी जी की जो 370 भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अपना पाने के लिए, और गठबंधन का जो 400 पार का है, उसमें एक माला अम्बेडकर नगर से भी हम सब देने के लिए तैयार हैं। ये थे डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, इन्होंने बड़ी सजगता और सरलता से, बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत।